हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। आज हम पढ़ेंगे क्रॉसटॉक पाथवे के बारे में। अगर आपको क्रॉसटॉक पाथवे को समझना है तो कुछ पहले पाथवेज मैंने सीएमपी पाथवे, आईपी3 डैक पाथवे पढ़ाए हैं, उनको ज़रूर पढ़ के आना, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो क्रॉसटॉक पाथवे जो होता है वो क्रॉसटॉक पाथवे क्या होता है कि जब दो पाथवे जो होते हैं, ये दो पाथवे हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड हों। ठीक है, ऐसे ये पाथवे जो है ये अपना सेल रिस्पॉन्स कर रहा है, ये पाथवे भी अपना इंडिविजुअली सेल रिस्पॉन्स कर रहा है, बट ये पाथवे जो होगा, पाथवे 1 जो होगा वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है इस वाले पाथवे से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉसटॉक पाथवे। जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं ये इंटरेक्शन होती है दो पाथवे की, जो पाथवे सिंगली डिस्टिंक्ट पाथवे चलते रहते हैं हमारे, उन पाथवे की क्या होती है, ये इंटरेक्शन होती है जो कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और मॉड्यूलेट होते हैं, इन विच द वन पाथवे इज इन्फ्लुएंस्ड और मॉड्यूलेट बाय द अनदर। ठीक है, अब सेल सिग्नलिंग हमारी क्या होती है कि हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर हमारे पास एक रिसेप्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर आकर कोई भी लिगेंड अटैच हो रहा है और फिर हमारे सेलुलर रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, ये हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था कि सेल सिग्नलिंग कुछ इस तरीके से हमारी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या सेल सिग्नलिंग इस तरीके से होगी, और सेल सिग्नलिंग में हमारे पास अब हमने जनरली एक चीज़ देखी कि एक जो होता है हमारा सेल होता है जिससे हमारा रिलीज हो रहा है हमारा लिगेंड, और एक सेल वो हो रहा है जिस पर आकर लिगेंड अटैच कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड द रिसीविंग सेल। ठीक है, तो मान लिया हमने कि ये पिट्यूटरी है, ये लीडिंग सेल है। ठीक है, जिससे हमारा जो है फंक्शन करना है, लाइक इससे एफएसएच रिलीज होगा। ठीक है, ये हमारा एक लीगेंड की तरह एक्ट करेगा और आकर ये रिसीविंग सेल पर अटैच करेगा। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या डिफरेंट सेल सिग्नलिंग होती है, लाइक जक्स्ट्रा मेडुलर, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग। जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है वो क्या होती है कि हमारे पास एक जो सेंडिंग सेल है और एक है रिसीविंग सेल। ये जो दो सेल होंगे ये बिल्कुल नेबरिंग पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, कि ये जो सेल होगा, रिसीविंग सेल जो होगा वो नेबरिंग पोजीशन पे होगा उस सेल के जो क्या रिलीज कर रहा है, हमारा लिगेंड रिलीज कर रहा है। ठीक है, और ऑटोक्राइन, ऑटो से मतलब समझ आ रहा है कि ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये सेल है, मान लो इस सेल ने कोई भी लिगेंड रिलीज करा, उसी के सेल के रिसेप्टर के ऊपर जाकर ये लिगेंड अटैच हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग की जस्ट हमारे दो सेल हैं आपस में कनेक्टेड हैं टू द गैप जंक्शंस, उसमें सिग्नलिंग पाथवे जब चलेगी तो जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होगी। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जैसे हमने अभी एफएसएच वाला एग्जांपल लिया कि जो पूरी बॉडी के अंदर हमारा वर्क कर सके, कि दूर तक हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर सके, लाइक हमारा एफएसएच लीडिंग सेल्स हमारे पे जाकर अटैक करती है, जो कि पिट्यूटरी से निकलती है हमारी एफएसएच। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हमारे 4 तरह के सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं। अब जो क्रॉसटॉक पाथवे होता है वो हमारे दो पाथवे को इंटरकनेक्ट कर रहा है, और इंटरकनेक्टेड पाथवे है, दो पाथवे को कनेक्ट कर रहा है, तो एक वेब की तरह काम कर रहा है, और ये जो है एक पाथवे जो है इन्फ्लुएंस्ड होगा दूसरे पाथवे से। तो इसमें हम 3 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, एक IP3 डैग पाथवे और CAMP पाथवे, और उसके थ्रू CMP के पाथवे के थ्रू, और एक इंसुलिन सिक्रीशन पाथवे के थ्रू। जैसे कि IP3 डैग पाथवे में हमने पढ़ा था कि IP3 डैग पाथवे में क्या होता है कि IP3 एक पाथवे चल रहा है और कैल्शियम एक पाथवे अलग है। ठीक है, कैल्शियम एक अलग से पाथवे है कि कैल्शियम कालमोड्यूलिन के साथ अटैच कर रहा है और वो हमारा एक्ट कर रहा है मायोसिन लाइट चेन काइनेज के ऊपर। ठीक है, वो एक अलग पाथवे है, और IP3 एक अलग पाथवे है। बट जो कैल्शियम का पाथवे है वो कौन मॉड्यूलेट करवा रहा है, वो IP3 वाला पाथवे मॉड्यूलेट करा रहा है। अगर IP3 का पाथवे नहीं चलेगा तो क्या कैल्शियम रिलीज होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर ये IP3 डैग वाली जो वीडियो लेक्चर है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जाकर देखिए, आपको समझ आ जाएगी वो कि IP3 डैग पाथवे कैसे एक्सप्लेन करना है इसमें हमारे क्रॉसटॉक पाथवे में। ठीक है, दूसरा पाथवे हम पढ़ते हैं CMP पाथवे। CMP पाथवे भी हमने पहले पढ़ लिया था कि जब ये है जो अल्फा सब यूनिट जब डिटैच होती है और एडेनाइल साइक्लेज पर अटैक करती है तो ATP CAMP में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फाइनली क्या करता है, इनएक्टिव PKA प्रोटीन को एक्टिव PKA प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और PKA प्रोटीन फॉस्फोराइलेज कर देता है अदर एंजाइम को, अदर काइनेज एंजाइम्स को, और वो क्या करता है, हमारे CREB, क्या पढ़ा था हमने, साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन पर जाकर अटैच करता है, जो कि हमारे DNA के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है, दैट इज द CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट होती है, जिसकी सीक्वेंस होती है TGAC और GTAC, ये जो है जिसकी सीक्वेंस है। ठीक है, तो उस पर जाकर वो अटैक करती है और हमारा फिर क्या होता है, जीन रिस्पॉन्स करता है बाय द mRNA एंड tRNA की फॉर्मेशन से। ये हमारा एक अलग हमारा पाथवे चल रहा है। ठीक है, पाथवे
वन है हमारा, ठीक है। अनदर एक और पाथवे चलता है हमारा, लाइक यहाँ पे हमारे एक रिसेप्टर है EGF रिसेप्टर। जैसे ही इसके ऊपर आकर लीगेंड अटैच किया, ठीक है, ये लीगेंड आकर इसके ऊपर बाइंड कर गया, ठीक है, तो ये GRB2 प्रोटीन का जो SH2 डोमेन है उसको फोस्फोराइलाइज कर देगा। जो GRB2 है उसके दो डोमेन है, एक SOS डोमेन, एक SH2 डोमेन। जो SH2 डोमेन जब फोस्फोराइलाइज होएगा तो वो रास को जो रास है उसको हम इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही रास एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, RAF1 को एक्टिवेट करेगा, और RAF1 जैसे ही एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, MEK को एक्टिवेट करेगा, और MEK MAPK को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और वो भी जाकर हमारा सेल रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो रास, जिसको हम ये कहते हैं, इसको हम रास पाथवे कहते हैं कि रास एक्टिवेट हो गया, रास से फिर रास जब एक्टिवेट हो गया तो MEK एक्टिवेट हो गया, और फिर उसने किसको एक्टिवेट किया, MAPK को एक्टिवेट किया, जिसने फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्स किया। ये अनदर पाथवे चल रहा था। बट अब ये पाथवे कैसे लिंक्ड है, ये पाथवे, अगर ये पाथवे सेपरेटली चल रहे हैं तो दोनों मस्त पाथवे चलेंगे। पाथवे 1 ये वाला भी आराम से चल रहा है और रास पाथवे भी चल रहा है। बट अगर एक सेल के अंदर ऐसा हो गया कि रास पाथवे चल रहा था, बट रास पाथवे चलते चलते यहाँ पर क्या आ गया, इंसुलिन आ गया और ग्लूकागोन आ गया फिर यहाँ पे, और ये पाथवे हमारा CMP पाथवे स्टार्ट हो गया। अब जैसे CMP पाथवे स्टार्ट हो गया तो हमारा प्रोटीन काइनेज A बनेगा। अब प्रोटीन काइनेज A बन रहा है तो ये जो है ये नेगेटिव फीडबैक देगा रास को। रास जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पाथवे क्या करेगा, हमारा ये वाला पाथवे जो है इस पाथवे को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। ये वाला पाथवे जो है इस वाले पाथवे को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो हमारा ये जो है इंटरलिंक्ड हो गए दोनों पाथवे। अगर ये है सेपरेट सेल में चल रहा है, ठीक है, और ये भी सेपरेट सेल में चल रहा है तो ये आराम से चलता रहेगा। बट अगर हम एक ही सेल में इसको करने लग गए, ठीक है, तो ये वाला पाथवे जो है इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, ये इनहिबिट हो जाएगा बिकॉज PKA जो है इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका CMP PK का एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद IP3 का हमने डैक का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा इंसुलिन वाले का एग्जाम्पल। अब जो इंसुलिन होता है बॉडी में कब रिलीज होता है, अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज का लेवल को हम मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज होता है। और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है हमारा बीटा पैनक्रियास सेल से। और इंसुलिन का काम क्या है, रिलीज होने के बाद वो ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के किस में कन्वर्ट करवाता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कराता है, और ग्लाइकोजन को स्टोर कर देता है लीवर के अंदर, ठीक है। और ग्लूकोज का काम जो हमारा इंसुलिन है वो रिलीज हो रहा है कहाँ से, बीटा पैनक्रियास से, और एक्ट कहाँ जाकर कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है जाकर लीवर सेल के जो है ऊपर, ठीक है। तो मतलब एक पाथवे यहाँ चल रहा है पैनक्रियास के अंदर जिसकी वजह से क्या रिलीज हो रहा है, हमारा इंसुलिन रिलीज हो रहा है, और दूसरा पाथवे हमारा कहाँ चल रहा है, लीवर के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जब जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो GLUT2 के ट्रांसपोर्टर जो है वो जो है पैनक्रियास, बीटा पैनक्रियास सेल के ऊपर इंक्रीज हो गए। लाइक ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बीटा पैनक्रियास का सेल है, ठीक है, ये बीटा पैनक्रियास का एक हमारा सेल है। तो इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर हमारे जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हुआ तो ये बीटा पैनक्रियास के ऊपर GLUT2 के रिसेप्टर जो हैंगे बढ़ जाएंगे, और GLUT2 के रिसेप्टर बढ़ने की वजह से यहाँ पर ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ जाएगा, मतलब बीटा पैनक्रियास सेल के अंदर आ जाएगा। जैसे ही ये इसके अंदर आया तो इसने क्रेब साइकिल के अंदर चला गया और हमारी ATP की जनरेशन करा दी। तो अब ATP बहुत ज़्यादा बन गया तो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है। ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो होंगे क्लोज हो जाएंगे। अब जब ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो हमारा जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ही वो ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा पोटेशियम जो है वो बाहर चला जाएगा बहुत सारा। जैसे ही पोटेशियम बाहर चला जाएगा तो इस मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो इसकी रीपोलराइजेशन करने के लिए हमारे कैल्शियम चैनल्स को ओपन करना पड़ेगा। कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है। कैल्शियम अंदर आएगा तो कैल्शियम का लेवल
बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। और कैल्शियम क्या करवाता है, हमने पढ़ा था कि कैल्शियम क्या कराता है, एक्सोसाइटोसिस कराता है। तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस करेगा ये, और इंसुलिन जो है इन वेसिकल्स के अंदर जो स्टोर्ड इंसुलिन है उनको रिलीज करा देगा ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जो इंसुलिन रिलीज हो गया, एक पाथवे कहाँ चल रहा था, पेनक्रियाज के अंदर चल रहा था, अब दूसरा पाथवे जाकर लीवर के अंदर चलेगा। ये इंसुलिन है जाकर किसके ऊपर एक्ट करेगा, लीवर सेल के ऊपर अटैक करेगा, और लीवर सेल के ऊपर एक्ट करके वहाँ पे क्या कराएगा, वहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करवाएगा, कुछ एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाएगा, जो क्या करेंगे हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो ये था हमारा क्रॉसटॉक पाथवे। क्रॉसटॉक पाथवे जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।